प्रिय विद्यार्थिगणः नमस्कारः। अद्य वयम् अस्माकं संस्कृतभाषायाः संस्कृते वर्णमाला परिचय विषये अध्ययनं करिष्यामः। आज हम संस्कृत भाषा की संस्कृत वर्णमाला के विषय में परिचय के विषय में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। संस्कृत वर्णमाला की उत्पत्ति 14 महेश्वरी सूत्रों से मानी जाती है। कहते हैं कि भगवान महेश्वरी सूत्र का मतलब महेश से उत्पन्न सूत्र। महेश कहते हैं भगवान शिव को। कहते हैं कि संस्कृत वर्णमाला एक बार भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया। उस समय उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया। उससे 14 ध्वनि निकली, अलग अलग आवाज़ निकली। उनसे 14 सूत्रों का निर्माण हुआ। उन्हीं से संस्कृत वर्णमाला की उत्पत्ति मानी जाती है। संस्कृत वर्णमाला का प्रसिद्ध इन महेश्वरी सूत्रों की चर्चा हम बाद में करेंगे। संस्कृत वर्णमाला का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो प्रसिद्ध और प्रमुख जो ग्रंथ है वो है अष्टाध्यायी। इस जो सूत्र ग्रंथ है इसमें बहुत सारे सूत्र है, जिसके लेखक महर्षि पाणिनि थे। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें केवल सूत्र है, उनका विवेचन नहीं है, एक्सप्लेन नहीं किया है उनको। तो उस पर थोड़ा एक्सप्लेन मतलब वार्तिका लिखी महर्षि कात्यायन ने। महर्षि कात्यायन ने उनके ऊपर वार्तिका लिखी, जो संक्षिप्त वार्तिका कहते हैं, संक्षिप्त टिप्पणी, ज़्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा उनको एक्सप्लेन किया। उसके बाद में पाणिनि की अष्टाध्यायी, उसी अष्टाध्यायी के ऊपर महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें पूरी एक सूत्र की बहुत विस्तृत व्याख्या की गई। इसीलिए संस्कृत व्याकरण जगत में इन तीनों ऋषियों महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और महर्षि पतंजलि को मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। ये हमने सामान्य परिचय देखा संस्कृत व्याकरण का। अब हम पहुँचते हैं वर्ण की। वर्ण क्या होता है? वर्ण की परिभाषा यहाँ दी है। वर्णः परिभाषा वर्ण्यते वाङ्मयम् इति वर्णः। वर्ण्यते यानी वर्णन करता है, एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है, जो वाङ्मयम् यानी भाषा को, साहित्य को, इति वर्णः उनको वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की व्याख्या करने वाले वर्ण कहलाते हैं। अर्थात अथवा भाषा का जो सबसे छोटा भाग है उसे वह वर्ण कहलाता है। या वर्ण भाषा की वह इकाई है जिसके और खंड नहीं हो सकते, और ज़्यादा टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे मम नाम भीमराज अस्ति, अर्थात मेरा नाम भीमराज है। यहाँ पर मम नाम भीमराज अस्ति यह एक संस्कृत भाषा का वाक्य है। इसमें पहला शब्द मम है, जो म अ से मिलकर के बना हुआ है। में के नीचे जो चिन्ह दिखाई दे रहा है वो हलंत है, मतलब ये चिन्ह बताता है कि मैं आधा है, इसके और टुकड़े अब नहीं हो सकते। मैं से अलग हो गया तब ये जाके यही चिन्ह लगता है। जब तक स्वर मिला रहता है तब तक ये चिन्ह नहीं लगेगा। तो ये म से मिलकर के मम बना है। यहाँ पर म इनके और को टुकड़े नहीं हो सकते, ये सबसे छोटे टुकड़े हैं। नहीं तो मैं का हो सकता, ना अ का हो सकता। तो ये चारों क्या वर्ण हैं? इन चारों वर्णों से मिलकर ही यह शब्द बना है। तो जिन शब्दों के टुकड़े नहीं हो सकते, जिन वर्णों के अल्फ़ाबेट के और टुकड़े नहीं हो सकते, उनको वर्ण कहते हैं। वर्णों के प्रकार। संस्कृते वर्णाः द्विधा भवन्ति, अर्थात संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अश्वराः, जिनको अच वर्ण भी कहते हैं। दूसरा है अव्यंजनाः, मतलब हल वर्ण। व्यंजन और स्वर दो प्रकार के वर्ण होते हैं संस्कृत में। तो पहला शुरू करते हैं अश्वराः, जिनको अच भी कहते हैं। दूसरा नाम है अच। परिभाषा है स्वर की, स्वे राजन्ते इति स्वराः, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके, अर्थात ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की नहीं ली जाती हो, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। मतलब कुछ वर्ण होता है जिनका उच्चारण दूसरे की सहायता के बिना नहीं संभव है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण अपने आप स्वतंत्र बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के हो जाता है। तो ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण अपने आप हो जाता है उनको स्वर कहते हैं। मतलब स्वरों को दूसरे की वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती उच्चारण में। तो स्वरा स्वे राजन्ते, स्वे अपने आप में, राजन्ते उन्हें आज़ाद रहे, जो राज करते हैं, जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, उनको स्वर कहते हैं। तो आगे चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं स्वर के प्रकारों की तरफ। तो स्वर के प्रकार। स्वरा द्विधा भवन्ति, स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व स्वरा, मतलब छोटे स्वर, ह्रस्व यानी छोटे स्वर। अ इ उ रि लृ, ये 5 होते हैं, जिनके उच्चारण में बड़े स्वरों की तुलना में आधा समय लगे, उनको ह्रस्व कहते हैं। और जिन छोटे स्वरों की तुलना में जिनका उच्चारण में ज़्यादा दुगना समय लगे, उनको दीर्घ कहते हैं। बस मतलब इनको ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक कहते हैं।
और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक मतलब दुगुना समय। तो दीर्घ स्वर है यानी बड़े स्वर, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, री, ऐसे ये 8 होते हैं। तो ये जैसे इनका बड़ा रूप आ दुगुना समय लगता है। इस प्रकार से ये 5 और ये 8 कुल मिलाकर के 5 और 8 13 स्वर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्वरों की चर्चा के बाद में हम व्यंजनों की चर्चा करते हैं। स्वर 13 ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यंजनाः, व्यंजन परिभाषा है स्वरानुगमते इति व्यंजनाः, अर्थात जिनका उच्चारण स्वरों के बिना स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सके अथवा ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। वास्तव में ये वर्ण आधे होते हैं और जब ये स्वर इनमें मिलते हैं तभी ये पूरे होते हैं। इनके नीचे जब ये आधे होते हैं तब इनके नीचे एक ऐसा हलंत्यम चिन्ह लगा रहता है, चिन्ह लगा होता है जिसे हलंत्यम कहते हैं, जो यह बताता है कि ये इनमें स्वर नहीं मिले हैं, ये अधूरे हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों के प्रकार। व्यंजन मुख्य रूप से व्यंजन त्रिधा भवन्ति, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से व्यंजन। स्पर्श वर्णः, स्पर्श वर्णः, अंत्यस्थ वर्णः और ऊष्म वर्णः। ये स्पर्श व्यंजन वर्ण और अंत्यस्थ व्यंजन वर्ण और ऊष्म व्यंजन वर्ण, ये 3 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तीनों के बारे में जानते हैं। स्पर्श वर्ण, पहला है स्पर्श वर्ण। प्रथम क स्पर्श वर्ण। परिभाषा है कादयो मावसानाम स्पर्शः, कैसे क आदयो, क आदि में हो, मैं अवसानाम, अवसान में मैं हो तो उनको अवसानाम मतलब मैं अवसान में हो तो उनको स्पर्श का अवसान कहते हैं। अंत में मैं से लेकर के कैसे लेकर के मैं तक के जो वर्ण उनको स्पर्श कहते हैं। अर्थात कैसे मैं तक के जो 5 वर्गों के 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं। अर्थात कैसे मैं तक के 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं। ये वर्ग शब्द यहाँ आया 5 वर्गों के 25 वर्ण, तो ये वर्ग के बारे में चर्चा अभी करते हैं। वर्ग क्या होता है? वर्ग किम भवति, वर्ग क्या होता है? वर्ग क्रम से आने वाले 5 वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं और संस्कृत वर्णमाला में 5 ही व्यंजन वर्ग है, जिन्हें उनके प्रथम वर्ण के नाम से क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के नाम से जाना जाता है। अर्थात क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, ज्ञ, और च वर्ग मतलब च, छ, ज, झ, ञ, और ट वर्ग मतलब ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग मतलब त, थ, द, ध, न, और प वर्ग मतलब प, फ, ब, भ, म। यहाँ पर क वर्ग मतलब क में ये 5 क, ख, ग, घ, ये 5 अक्षर का जो समूह है, जो जिसका पहला अक्षर पहला वर्ण क्या है? क, इसलिए इसको क वर्ग कहा। जैसे हम कोई भी कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, हमारा ग्रुप होता है, ग्रुप में हम सबका नाम नहीं लिया जाता। कई बार हमारे लीडर का जो शुरू में ऊपर लिखा नाम रहता है उसी के नाम से संबोधित करके हमारे ग्रुप को बुला लिया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी उसका नाम रख दिया क वर्ग। जैसे हम शुरू किसी कार्यक्रम में जैसे मोहन और उसके साथ ही अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें, ऐसे अनाउंसमेंट करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ उनका नामकरण कर दिया ग्रुप का, जैसे मोहन आदि। तो इस पर क वर्ग, क मतलब क आदि जो भी है वर्ण, वो 5 वर्णों का समूह क वर्ग हो गया। इस वजह से पहले वर्ण के आधार पर नाम रखा क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस प्रकार प्रत्येक वर्ग के 5-5 अक्षर है। 5 पाँचों वर्गों के 5 मिला के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार स्पर्श के बाद हम अगले व्यंजन वर्णों की तरफ चलते हैं। ख नंबर, ख संख्या का जो वर्ण है अंत्यस्थ वर्ण, दूसरे नंबर का अंत्यस्थ व्यंजन वर्ण। अंत्यस्थ वर्ण मतलब अंत्यस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? ऐसे वर्ण जो महेश्वरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है वर्णों की? महेश्वरी सूत्रों से। महेश्वरी सूत्रों में स्वर और व्यंजन जो दो आए हैं, स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित थे। ऐसे वर्णों को अंत्यस्थ कहते हैं। अंत्यस्थ माने बीच वाले वर्ण। अंत्यस्थ व्यंजन 4 ही है, य, र, ल और व। ये 4 व्यंजन है। आपने देखा जितने भी व्यंजन थे ऊपर और यहाँ उन सब के नीचे हलंत लगा है, तो व्यंजनों के पीछे हलंत लगा ही होता है। ये 4 है। इसी प्रकार से हम ऊष्म वर्णों की भी चर्चा करते हैं। तो तीसरा प्रकार जो व्यंजनों का है ऊष्म वर्ण। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से अन्य वर्णों की तुलना में अधिक गर्म हवा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म मानी होता है गर्म। तो गर्म हवा जिनके उच्चारण में ज़्यादा गर्म हवा मुंह से निकलती है उनको ऊष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये भी 4 ही है,
श, श, से, ये ह, ये 4 ये है, ये भी। तो इस प्रकार से हमारे व्यंजन यहाँ पूरे होते हैं। और आगे चर्चा करते हैं कि इस प्रकार सामान्यतः 13 स्वर हमने पढ़े, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंत्यस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, सब मिलाकर के कितने 46 वर्ण सामान्यतः हमारे होते हैं। परंतु माहेश्वरी सूत्र के अनुसार 42 वर्ण होते हैं और महर्षि पाणिनि के अनुसार तो 63 या 64 वर्ण होते हैं संस्कृत वर्णमाला में। आगे चर्चा करते हैं अन्य वर्ण कौन कौन से हैं। अन्य वर्णों की बात करते हो, इनके अतिरिक्त अनुस्वार और विसर्ग, जो बिंदी होती है ऊपर लगी होती है जो किसी अक्षर के वर्ण के ऊपर, जैसे कंस, अंगूर, अंग, तो ये क्या है, अनुस्वार है। और ये विसर्ग, जो आगे 2 बिंदी है इसको विसर्ग कहते हैं। ये भी व्यंजन वर्ण में न होते हुए, व्यंजन नहीं है फिर भी इनको व्यंजन की तरह ही कार्य करते हैं और इसलिए व्यंजन ही माना जाता है। अनुस्वार को आधे में की आवाज में पढ़ा जाता है और विसर्ग को आधे है की आवाज में बोला जाता है, पढ़ा जाता है। कुछ संयुक्त व्यंजन है, मतलब व्यंजन नहीं है कह सकते हैं उनको, मतलब इन्हीं व्यंजन जो हम पढ़ चुके हैं इन्हीं को मिला करके, 2 व्यंजनों को मिला करके बनाए हैं। जैसे क और श को से छ बना, त र से त्र, ज य से ज्ञ, इनका ध्यान रखना है हमको। आगे बढ़ते हैं और यह इस प्रकार से हमारी यहाँ वर्णमाला तो समाप्त होती है, परंतु आगे हम सामान्य जानकारी देखते हैं कि वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन क्या होता है। वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन। वर्ण विच्छेद, विच्छेद माने अलग अलग करना और संयोजन माने मिलाना। वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, वर्ण संयोजन माने मिलाने को संयोजन कहते हैं। आप जानते हैं कि वर्णों, स्वर अथवा व्यंजनों के मेल से शब्द बनता है। वर्णों के स्वर और व्यंजनों को मिलाने से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य और वाक्य से अनुच्छेद, पैराग्राफ जो भी कहते हैं, अनुच्छेदों से बड़ी पुस्तक, ग्रंथ बन जाता है। वर्ण विच्छेद, जिस शब्द में प्रयुक्त वर्णों, स्वरों और व्यंजनों को जिनके मेल से वह बना है अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे छात्र, छ आ ते र अ, छात्र। छात्रा, छ आ ते रे आ, छात्रा। रमा, र अ म आ, रमा। बालक, ब आ ल क, ब आ ल अ क अ, बालक। इसी प्रकार से वर्ण संयोजन, वर्ण संयोजन भी अलग अलग करके जो वर्ण दिए होते हैं उनको मिला करके, स्वर और व्यंजनों सबको मिला करके शब्द बनाना संयोजन कहलाता है। जैसे छ आ त र अ, छात्र। छ आ त र अ आ, छात्रा। र अ म आ, रमा। ब आ बा ल अ ल क अ, ल, बालक। इसी प्रकार से ये वर्ण संयोजन होगा। हमने देखा कुछ शब्द हमारे, जब आगे हम चर्चा करेंगे, पढ़ते हैं तो हम आते कुछ शब्दों के पीछे कुछ अकारांत शब्द होते हैं, कुछ अकारांत, इकारांत, कुछ बड़ी इकारांत, छोटा उकारांत, बड़ा उकारांत, एकारांत, ओकारांत आदि शब्द सुन पढ़ने में आता है। ये इकारांत, अकारांत, उकारांत ये क्या होते हैं, इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी हम देख लेते हैं। तो यदि किसी शब्द का अंतिम वर्ण अ हो तो वह अकारांत कहलाता है। किसी भी शब्द का अंत में अ की मात्रा आ रही हो तो वह अकारांत हुआ। जैसे राम, म में राम, म में अ की मात्रा है, बालक, बालक में अ की मात्रा, छात्र, अध्यापक, वृक्ष और पुस्तक आदि सभी क्या अकारांत शब्द है। यदि शब्द का अंतिम वर्ण आ हो तो वह क्या हो गया, आकारांत। जिसके अंत में आ की मात्रा आ रही है वो आकारांत। यथा रमा, बालिका, छात्रा, अध्यापिका, चेतना आदि शब्द सब में बालिका, छात्रा, अध्यापिका और चेतना के अंत में आ की मात्रा है, इसलिए आकारांत हुए। इसी प्रकार से जिस शब्द के अंत में ई की मात्रा हो वो इकारांत, जिस शब्द के अंत में बड़ी की मात्रा हो ईकारांत, जिस शब्द के अंत में छोटे ओ की मात्रा हो उकारांत, जिस शब्द के अंत में बड़े ओ की मात्रा हो उकारांत, जिस शब्द के अंत में री की मात्रा हो रिकारांत, एक जिसके अंत में ए की हो तो एकारांत, आई की हो तो ऐकारांत, ओ की हो तो ओकारांत, औ की हो तो औकारांत शब्द कहलाते हैं। जिसकी मात्रा है जिस स्वर की उसी हिसाब से वो शब्द का का नामकरण हो जाता है, एकारांत, ओकारांत आदि। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ तक देखा। तो धन्यवाद। इसके साथ में जो इसको अच्छी तरह से समझना है, पढ़ना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसी के साथ धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे से संपर्क कर सकते हैं।